ये दिन तुम्हें कैसे लग रहे हैं भांजे? ये दिन तुम्हें कैसे लग रहे हैं? अब तुम्हारे और तुम्हारे युवराज पद के बीच केवल 3 दिन की दूरी है। यदि तुम चाहो तो इस तीसरे दिन को हाथ बढ़ाकर छू सकते हो, जो तुम्हारे भविष्य का द्वारपाल बनने वाला है। आंखें मूंद करके कल्पना करो भांजे, जब लाक्षागृह धाएं धाएं जल रहा है, वो 5 कुंती पुत्र इधर से उधर उधर से इधर भागते हुए, एक चूहे की तरह भागते हुए बिल खोज रहे हैं, परंतु उन्हें बिल नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरोचन ने बिल बनाया ही नहीं। पोबरा। तो देखा आपने, मैं यही था, शकुनी मामा, आपका शकुनी मामा, और वैसे गूफी पेंटल। तो अब आप देखेंगे मेरी कहानी। महाभारत धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की अमर कहानी, महारथियों के पुरुषार्थ की कहानी, कौरवों के स्वार्थ की कहानी, भगवान श्री कृष्ण के परमार्थ की कहानी। महाभारत एक ऐसा दीपक है जिसे रंगमंच की दुनिया कभी नहीं भुला सकती। इसका हर किरदार यादगार रहा है। क्या कृष्ण, क्या भीष्म, क्या अर्जुन और क्या दुर्योधन। इन किरदारों के बीच एक और किरदार था जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी थी। मेरी प्रिय गांधारी से उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लाकर गंगा के उस पुत्र भीष्म ने गंधार का जो अपमान किया है उल्लूक, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। जिनका नाम आज भी लोगों की जुबान पर रहता है, कौरवों के चतुर मामा शकुनी का किरदार। ऐ मेरे 500, ऐ मेरी सेना, इस द्यूत क्रीड़ा के उपरांत मैं तुमसे और कभी कोई सेवा नहीं लूंगा। मैं तुम्हें अपनी हथेलियों के बंदी गृह से मुक्त कर दूंगा। B.R. चोपड़ा के महाभारत में मामा शकुनी का रोल निभाया गोफी पेंटल ने। They used to love to hate me। मैं और मुकेश खन्ना साथ में थे, तो ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन अंदर गए तो जो यात्री थे वो दोनों को पहचान गए। उसको तो फटाफट बर्थ मिल गई, अब मेरे को सीट नहीं दे, तो बुरा आदमी इतना कमीना समझते थे कि बात से नहीं बिठाते थे। गोफी ने अपने अभिनय के करियर में तमाम किरदार निभाए हैं, लेकिन अगर कोई किरदार उनके दिल के सबसे करीब है तो वो है मामा शकुनी का किरदार। मामा शकुनी बनकर टीवी पर कूटनीति का करतब दिखाने वाले गोफी महाभारत में सिर्फ एक किरदार नहीं थे, बल्कि महाभारत शुरू होने के 4 साल पहले से ही वो B.R. चोपड़ा के साथ मिलकर महाभारत की नींव रख रहे थे। महाभारत हमारे पास आइडिया 84 में आया, विच वॉज रिलीज इन 88। तो हमको 4 साल मिले उसकी प्री प्रोडक्शन के लिए। मैं महाभारत की कास्टिंग के लिए 9 महीने स्टूडियो में कंटिन्यूसली मैंने ऑडिशंस लिए, एंड आई टुक अबाउट 3500 ऑडिशंस। शो की कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते गोफी महाभारत के हर एक किरदार को तलाश रहे थे। समय की आवाज से लेकर पितामह भीष्म की खोज तक B.R. चोपड़ा के महाभारत के लिए उन्होंने ही की थी। प्रतिज्ञा और वचन का बड़ा महत्व है। कदाचित इसका कारण ये है कि मानव जाति से ये बात बार बार कहना आवश्यक है कि वचन तोड़ने के लिए नहीं दिए जाते। ये जो समय आता है, समय सबसे पहले, और वो चक्र आता है, ये इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, और इट टुक मी 6 months टू कम टू दिस पॉइंट कि समय कैसा हो। देन समय केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन पंडित राही टोल्ड अस कि हम समय को ऐसा बनाते हैं विच इज ऑलवेज, कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। आज से 40 वर्ष पहले कर्म चक्र जो घूमा था वो आज भी घूम रहा है।
गोफी ने महाभारत का हर एक किरदार बड़ी जांच परख के बाद चुना था, पर इसकी शूटिंग से 1 महीने पहले तक उन्हें आभास भी नहीं था कि शकुनी के किरदार के लिए पीआर चोपड़ा ने उन्हें चुन रखा है। बिफोर दैट इन बहादुर शाह जफर आई हैड प्लेड अ ब्रिटिशर। जब एकदम एन सामने आ गया तो मैं बोलूँ कि चोपड़ा साहब आपने फाइनल नहीं किया, मुझे उस आर्टिस्ट को अनुबंधित करना है, तो आप बताइए, नाम तो बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे दिमाग में है, हम बता देंगे। फिर डॉक्टर साहब ने रिवील किया कि सरदारा तू कर रहा है, तूने मेटकाफ इतना अच्छा किया था, तू ये सबसे अच्छा करेगा। सुना आपने, ऐसे मिला था गोफी को शकुनी का किरदार। अपनी बेजोड़ अदाकारी से शकुनी के किरदार में क्या खूब जान डाली थी गोफी ने। हास्य रस तो तुम्हें छू ही नहीं गया अंगराज, छू ही नहीं गया, परंतु मेरे विचार में तो यही ठीक रहेगा। नतीजा ये हुआ कि गोफी पेंटल का नाम जो अब तक गुमनाम था, उसे लोग अब पसंद करने लगे थे। भांजे सदैव याद रखना कि पांसे तुम्हें पता होने चाहिए कि कैसे पढ़ने हैं। निपुण खिलाड़ी तो वो है जो जानता है कि उसके पांसे कैसे गिरेंगे। ये निश्चय है भांजे कि मैं तुम्हें ही हस्तिनापुर का युवराज और उसके पश्चात तुम्हें ही वहां का राजा बना के छोड़ूंगा। हाँ, इसे कहते हैं चाल चलना। ये है शकुनी की चाल। Oh, he's totally different. What you see as a Shakuni, people think कि नहीं, but he's totally different. He's very soft, very very emotional person, and very very creative. You know, अगर आप उनकी कविताएं, he's very emotional. मतलब like अगर आप मदर इंडिया चला लो, 10 बार चला लो, he will still. so he's like a baby at heart. Yes. इस शकुनी मामा ने टीवी पर ऐसा दांव पेच चला जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे। अब देखो, आजा मेरे छह। अपने आप में एक किताब है, यूनिवर्सिटी है। कौन कितना उनसे ले सकता है, ये उसकी अपनी किस्मत है। मैं अभी तक ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ लेने की। ही हिमसेल्फ इज यूनिवर्सिटी। म्यूजिक, लिरिसिस्ट, ही इज राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, कमाल के एक्टर। आई हैव नेवर सीन हिम वर्किंग सो मच हार्ड फॉर हिज रोल टिल नाउ। मुझे कभी कभी लगता है यार, इतनी मेहनत, इतना सक्षम। और सही पूछे तो मुझसे यदि पूछे आप, तो जो इनको आज मिलना चाहिए था इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री ने उनको दिया नहीं है। ये जो उन्होंने पाया है, उससे कहीं बड़े चीज़ के ये हकदार है। अपनी खास पेशकश फिर तेरी कहानी याद आई में आज हम गोफी पेंटल की जिंदगी के ऐसे ही वो तमाम पन्ने पलटने जा रहे हैं जिस पर दर्ज है एक आम से खास बनने की कहानी, जिसमें अगर शोहरत है, सफलता है, तो संघर्ष भी है। मेरी कहानी ऑलमोस्ट एंशिएंट है और ये शुरू होती है उस हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान डिवाइडेड नहीं था। आई वॉज बोर्न एट दैट टाइम विच वॉज कॉल्ड लाहौर। चिंगारी शुरू हो गई थी। मैं आग लदी करके चिल्लाया करता था। हमें मिलिट्री की ट्रक में बाहर ले जाया गया, सब कुछ छूट गया। हम अचानक अच्छे खासे परिवार के लोग घर बार सब कुछ छोड़ के रिफ्यूजी बन गए एंड वी केम डाउन टू इंडिया। और थैंकफुली फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेवल करके हम दिल्ली आए। करियर के शुरुआती दौर में पिताजी के कहने पर गोफी जी ने टाटा टेलीकॉम से इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया और 8 साल तक वहां काम किया। इस दौरान उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और 1962 और 65 की लड़ाई में हिस्सा लिया। लगातार 4 सालों तक देश सेवा के बाद वो मुंबई आ गए। तब उनके भाई कंवरजीत फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से मुंबई आकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। फिर एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने सब कुछ छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला कर लिया। आई जॉइंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर विद मिस्टर H.S. रवेल, राहुल रवेल्स फादर, एंड उनके साथ में लैला मजनू असिस्ट किया। ड्यूरिंग दैट कोर्स आई ऑल्सो डिड सम असिस्टेंटशिप विद राज कपूर साहब, एंड देन फाइनली इन 78 I happened to work with P.R. चोपड़ा साहब।
असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ कुछ समय तक गूफी ने मॉडलिंग भी की और कई बड़े ब्रांड्स के साथ शूट भी किया। इंडस्ट्री में पांव जमाने के लिए उन्हें खूब मशक्कत करनी पड़ी। I tried and do everything possible in this line. मैंने इस लाइन का कुछ नहीं छोड़ा। असिस्टेंट गिरी की मैंने, स्टूडियो के फ्लोर भी हमारे डायरेक्टर बोलते थे साफ करो तो हम करते थे। देखने वाला ये देखता है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है कि आप यार क्या चीज़ क्या हो। तो ऐसे आदमी को कौन हीरो बनाएगा जो शक्ल से ही बिल्कुल बेवकूफ़ लगे और जो स्ट्रगलर लगे। तो प्रॉब्लम ये थी हमारे साथ, नाड़ियाँ थी नहीं, तो हम लोग तो बस और ट्रेन में जाते थे। तो उस वक्त हमने वैसी स्ट्रगल की है कि जब वो नीचे से ऊपर देखते थे तो जैसे हमारी शक्ल दिखती थी वैसे रोल देते थे। आखिरकार उन्हें फिल्म कैद और आफत में काम मिला। फिर कुछ और फिल्मों में छोटा मोटा रोल मिलने लगा। देवानंद की फिल्म देश परदेश में भी उनकी एक झलक दिखाई दी। रोना नहीं बेटे, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ ये हादसा गुजरा है। ये सब छोड़ो, पहले से किसी डॉक्टर के पास ले चलो। अरे डॉक्टर के पास ले जाके फंसने वाली बात होगी। वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा और हम सबकी असलियत सामने आ जाएगी कि हम बिना पासपोर्ट के चोरी छुपी इस मुल्क में रहते हैं। इसका मतलब कल को कोई भी हम में से किसी का खून कर देगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। चुप रहे, कोई सुन लेगा। वोट घुमाओ, गंगाराम के यहाँ इसे ले चलते हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए किसे चाकू लगाए। I played one of the immigrants, illegal immigrants इंडिया से जाते थे या जाते हैं। तो वो कैसे बुरी कंडीशन में लंदन जाते हैं और वहाँ कैसे काम करते हैं और कैसे अपने लोग उनको बर्बाद करके रख देते हैं। It was a story regarding that, which was very well thought of idea at that time. It was introduction of Tina Munim also at that time. भगवान कसम तुम्हारे खून का बदला लिया जाएगा। फिल्म देश परदेश उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इसके बाद बॉलीवुड के करम धर्म और हेमा मालिनी की जोड़ी वाली फिल्म दिल लगी में उनके साथ भी स्क्रीन शेयर की। बैक टू बैक हिट फिल्मों में गूफी को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका मिलता रहा। इसके बाद बारी आई इंडियन सिनेमा की माइलस्टोन मानी जाने वाली फिल्म क्रांति की। गुलाम वो अच्छा जो जवान हो, बच्चे और बूढ़े हमारे किसी काम के नहीं। हालांकि इसमें भी गूफी का रोल बहुत छोटा था, पर उनके लिए दिलीप साहब और मनोज कुमार के साथ फिल्म करना ही किसी सपने के साकार होने जैसा था। दुखता है, सिर्फ लाश बहकर बाहर आता है। मनोज जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स। ही हैड हिज ओन स्टाइल, वर्सिटिलिटी। और जहाँ तक यूसुफ साहब, दिलीप साहब का सवाल है, तो उन जैसा तो कोई एक्टर मैंने देखा नहीं। बिकॉज आई कंसिडर हिम एज डोइन ऑफ इंडियन सिनेमा, एज वन ऑफ द मैन हु टॉट अस व्हाट इज एक्टिंग। औलाद को खो देने का गम नहीं इन आंसुओं में बहू, घमंड है, मान है देश के एक बहादुर सिपाही के अमर हो जाने का। आज की आवाज और दहलीज जैसे फिल्मों से होते हुए वो अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म हीर रांझा में भी दिलचस्प किरदार में दिखे। मुबारक हो, उसने अपनी खुशी से हाँ कह दी। उसके बाद मैदान जंग, तवा और सुहाग जैसे फिल्में पर्दे पर उतरी। आपका सुपुत्र तृतीय श्रेणी में पास हो गया है, जिसे अंग्रेजी में थर्ड डिवीजन कहते हैं। नहीं बाबा जी, क्या? अरे शुक्र कीजिए कि नाक कटते बच गई। इन फिल्मों में से कई रोल नेगेटिव भी थे, छोटे बड़े, अच्छे बुरे। गूफी ने हर तरह का किरदार पर्दे पर किया। मेरा गला सूख रहा है। हाय हाय, मेरी जान दा गला सूख रहा है। ओ ठहर जा, मैं समझ गया, तू तो बरसों से प्यासी है। अब तक वो कई हीरोज के साथ नजर आ चुके हैं। फिल्म कहीं प्यार न हो जाए
दिल विल प्यार व्यार, हैट्रिक, सम्राट एंड कंपनी जैसी फिल्मों के जरिए बड़े पर्दे पर आते रहे हैं। लेकिन जिस किरदार के लिए वो सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं वो है छोटे पर्दे पर निभाया गया उनका सबसे बड़ा किरदार, महाभारत के मामा शकुनी का किरदार। शकुनी के इस किरदार को निभाने से पहले भी वो कुछ हिट इंडियन टेलीविजन सीरीज में दिख चुके थे, जिनमें से एक था बहादुर शाह जफर। The Mughal pride, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। ये बल जाएंगे भी नहीं। देखा जाएगा। पर इधर आपको कोई खास तकलीफ तो नहीं, सिले सुबानी? अल्लाह का शुक्र है। सौदा या महाभारत के बाद भी वो छोटे पर्दे पर राजपूत माँ, अकबर, बीरबल और शक्तिमान जैसी सीरियल्स में अपनी अदाकारी का कमाल दिखाते रहे। 14 सालों की सजा काटने के बाद नाग बिल से आजाद होके आ रहा है। और मैं मूर्खों की तरह हंसूं, ठहाके लगाऊं। टीवी के लिए एक्टिंग के बाद उन्होंने डायरेक्शन की ओर रुख किया। अब तक वो कई टीवी सीरियल्स डायरेक्ट कर चुके हैं। I had been directing a lot of television series, even for BR films I directed. बड़ी फेमस थी उन दिनों में एक सीरियल आई थी चुन्नी। Then I directed एक से बढ़कर एक। Then I directed महाराणा प्रताप। I directed so many serials, उन दिनों में सौदा, तो ऐसे करके कानून, तो ऐसे करके बहुत सी सीरियल्स हमने की डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने अपने भाई कंवरजीत पेंटल को भी डायरेक्ट किया। फिलहाल वो एक और फिल्म कंगना पर काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही वो व्यूअर्स के सामने आएगी। हम लोग इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी फ्लेवर्ड मूवी बना रहे हैं और गुफी जी इसमें एक्ट के साथ साथ डायरेक्शन कर रहे हैं। वी आर कीपिंग दिस ब्यूटीफुल मूवी विद द ब्यूटीफुल म्यूजिक और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सुंदरता से राजस्थान की पृष्ठभूमि में रखी हुई स्टोरी को, एक लव स्टोरी को सामने रखा जाए राजस्थानी कल्चर के लिए। आई एम इन्वॉल्व्ड इन अ फिल्म कॉल्ड कंगना और कंगना की डायरेक्शन मैंने किया, उसमें मेन रोल भी प्ले कर रहा हूँ एज फादर। और मेरे साथ वर्षा उसगांवकर है, रूही चतुर्वेदी इज माई हीरोइन एंड शिवेंद्र इज द हीरो। काफ़ी अच्छी कास्ट है, राजीव वर्मा जी भी हैं उसमें। लेकिन इससे पहले मैं 2 फिल्में और डायरेक्ट कर चुका हूँ। एक थी श्री चैतन्य महाप्रभु, देन आई डायरेक्टेड अ छत्तीसगढ़ी फिल्म कॉल्ड मातारी। गोफी जी का डबल किरदार है, मतलब वो मेरे पापा भी प्ले कर रहे हैं मूवी में एंड ही इज डायरेक्टिंग मी आल्सो एंड द मूवीज नेम इज कंगना, सो आई एम लाइक द मेन कैरेक्टर इन इट। जो रोल है इनका बिल्कुल जैसे बागबान में अमिताभ बच्चन जी का था, सेम इसमें इनका वैसा ही रोल है। फिल्मी दुनिया से गोफी को बहुत प्यार है। इसकी हर विधा में वो हाथ आजमाना चाहते हैं। 4 दशकों से भी ज्यादा का समय इंडस्ट्री को दिया और इस दरमियान काफी कुछ सीखा भी। मैं जिस लाइन में आना चाहता था उसमें आया एंड आई एम फॉर्चुनेट टू अर्न अ लिटिल नेम फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। कोई अवार्ड दे ना दे, लेकिन मेरा अवार्ड ये है कि पीपल नो मी एंड दे रिस्पेक्ट मी एंड आई एम लर्निंग एवरी डे लाइक अ स्टूडेंट। सिनेमा इज़ वेरी वाइड, इट्स अ मदर ऑफ ऑल आर्ट, तो हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। गोफी आज एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। गोफी सिनेमा को एक ऐसी दुनिया मानते हैं जो हर दिन आपको कुछ न कुछ सिखाती है। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है तो मैं दिलीप साहब को गॉड मानता हूँ। उसके बाद एनर्जी का सवाल है तो मैं देव साहब को। एंड जहाँ तक
ह्यूमन रिलेशंस का सवाल है, आई प्रेज वन ऑफ माय गुरुज इज राज कपूर एंड आई लव देम। ब्यूटीफुल पर्सन, अब ब्यूटीफुल कहाँ सूट होता है आई डोंट नो। इतने सक्षम आदमी हैं वो अपने काम में। मैंने उनके साथ पहले महाराणा प्रताप बनाई थी, विनोद खन्ना, गोपी पेंटल, मुकेश खन्ना, पूनम ढिल्लों। उस ज़माने की मल्टी स्टारर टीवी सीरियल था, कॉस्टलीस्ट ड्रामा था। इतनी खूबसूरती से ये काम करते हैं, एक्चुअली बेसिकली एडवर्ड से आते हैं, तो ये उनकी बहुत खूबसूरती है कि वो हर फ्रेम को इतना पेंट करके निकालते हैं बाहर कि आपको लगता है ये जीवंत है। जैसे कहते हैं कि ये स्कूल है, चलती फिरती स्कूल है, मतलब आप इनसे कितना भी सीखो बहुत कम है। आपको लगता है कि आपका लेफ्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, राइट प्रोफाइल अच्छा है, बट लाइट कहाँ है, आपको लाइट लेनी है, ये आपको सिखाते हैं। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो ये मुझे सिखाते हैं प्लीज़ धीरे बोलो, इमोशंस नहीं आते। सो काफ़ी टाइम गुस्सा आता था कि अरे मुझे पता है, बट नो, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ द एग, एंड दीज पीपल आर लाइक अ डायनासोर आउट हियर, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम देम। He wants to yet achieve a lot of goals in life, which we learn from him. मतलब इनको देख के हमें भी लगता है यार घर क्यों बैठे, we should be working. We from him I learn that from out of 24 hours I should work 48 hours. लिखने का शौक है या फिर बिलियर्ड्स खेलने का? मेरा मेंटल खुराक रोज मुझे चाहिए कुछ ना कुछ लिखने के लिए, and that's it. I am living that way. Papa love to write. उनकी poems are amazing. And That's his passion, you know. कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो he gets up at 4 a.m. sometimes and you know he'll start writing. He wants his computer. Yeah, he's very techno savvy. मतलब he wants he to know wants to be with the everything world. whatever in nowadays, and he will keep doing something, you know. बैठ नहीं सकते। बहुत जल्द उनकी एक किताब मार्केट में आने वाली है जिसका टाइटल है कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी, और ये कविताएं उनकी जिंदगी की दास्तां लफ्ज बा लफ्ज बयां करती हैं। नींद की झपकी गोद वो माँ की, बड़े प्यार से बालों को सहलाती उंगली माँ की, कानों में अमृत रस घोले चंदा मामा लोरी माँ की। बस अब सोने दो मुझे, बस अब सोने दो मुझे, बड़े युगों के बाद मिली है गोद मुझे अपनी माँ की।